जो आप अपने रिसर्च में मेवात के इतिहास को पाया, पूरी जानकारी बताएं। मेवात पे बहुत कम लिखा गया था और जो लिखा गया था वो उर्दू में था, इसलिए नई पीढ़ी को उसका ज़्यादा फायदा नहीं। 9 साल तक मैं लगातार पढ़ता रहा। उसके बाद 96 में मेरी पहली किताब मेवात एक खोज आई। वो क्या परिस्थितियां थी जब मेवों ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, वो भारत में ही रहेंगे? मेव ना तो जिन्ना के साथ ना पाकिस्तान आंदोलन के साथ थे, गांधी के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मेवात आए थे 47 के दंगों के बीच में, वो क्या घटना थी? अगर मेवात को और मेवात की कल्चर को अगर बचाना चाहते हो तो उसमें गांधी जी का बीच में आना जरूरी। गांधी जी बीच में नहीं आया तो कोई नहीं बचा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक और शख्सियत के साथ। आज हमारे बीच मौजूद हैं सिद्दीकी अहमद मेव जी, एक ऐसे विद्वान जिन्होंने दर्जनों रिसर्च पेपर लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, जिनकी एक शोधपूर्ण दृष्टि है, एक वैज्ञानिक ढंग से वो चीज़ों को समझते हैं। और उन्होंने मेवात के इतिहास पर शानदार किताबें लिखी हैं, वस्तुनिष्ठता का निर्वाह करते हुए सत्य पर आधारित। वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयासरत हैं, वो एक अच्छे रचनाकार भी हैं। आज हम बातचीत करेंगे सिद्दीकी अहमद मेव जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका कार्य है रिसर्च का मूल रूप से मेवात के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दे भाई। जो आप अपने रिसर्च में मेवात के इतिहास को पाया या जो मेवात है उसकी एक मतलब थोड़े शब्दों में एक जैसे पूरी जानकारी बताएं। जब भी मैंने शुरू किया था अपना काम तो मेवात पे बहुत कम लिखा गया था और जो लिखा गया था वो उर्दू में था, इसलिए नई पीढ़ी को उसका ज़्यादा फायदा नहीं। तो हमने इसलिए ये सोचा कि मेवात का प्रमाणित इतिहास हिंदी में आना चाहिए, अंग्रेजी में आना चाहिए। तो उसके लिए पहले मैंने एक और साथी थे हमारे, बहुत बड़े विद्वान थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे कोशिश की कि आप लिखिए, आप लिख सकते हैं। और जब 1-1.5 साल हो गया तो मुझे लगा कि नहीं लिखेंगे, तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया और 8-9 साल तक मैं लगातार पढ़ता रहा। उसके बाद 96 में मेरी पहली किताब मेवात एक खोज आई। 1996 में आपकी पहली किताब आई मेवात एक खोज जी। और 8 से 9 साल तक आपने अध्ययन किया इस पे जी? हाँ बिल्कुल, 88 से और 96 तक मैं लगातार अध्ययन करता रहा। भारत के इतिहास पर, राजपूतों के इतिहास पर, जाटों के इतिहास पर और हरियाणा के इतिहास पे। अच्छा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किताबें जो अवेलेबल हो सके, यानी के केसी यादव की हरियाणा का इतिहास से लेकर और कैम्ब्रिज वो सब किताबें पढ़ी। और उसके बाद जो मटेरियल आया सामने, क्योंकि मेवात के इतिहास पे एकदम से कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता था। कहीं एक पेज, कहीं एक पैरा, कहीं 4 लाइन, कहीं 2 लाइन। उन सबको पहले इकट्ठा किया गया, फिर उसको स्ट्रीमलाइज किया गया, डेट वाइज, काल वाइज, और फिर उसको लिखा गया। और वो लिखने के बाद जो चीज सामने आई वो मेवात एक खोज। जैसे कुछ बातें आप मेवात के इतिहास की जरूर बताएं जी। देखिए, मेवात का इतिहास पिछले एक से 1,500 साल का जो इतिहास है वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। कहते ये है कि गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया तो 13 बार उन हमलों से मेवात प्रभावित हुआ। मोहम्मद गजनवी के 17 हमलों में से 13 बार मेवात प्रभावित हुआ। वो मथुरा आए तो मेवात से गुजरे, सोमनाथ आए तो राजस्थान से आए थे और मेवात से गुजरे थे। और क्योंकि उस वक्त अजमेर तक का पूरा एरिया मेवात ही कहलाता था। इधर पंजाब से जब आगे बढ़े या दिल्ली की तरफ आए तो मेवात से गुजरे, आते टाइम जाते टाइम। तो 13 बार उनसे मुकाबला हुआ और उनसे संघर्ष। उसके बाद दिल्ली में सल्तनत कायम हो गई 1192 में। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से लड़ाई हुई, अजमेर के किले में उनको घेर लिया
और पूरा घेरा डाल दिया। 1 महीने तक वो किले में बंद रहे। फिर गजनी से दूसरी फौज आई, गोरी खुद आए। अच्छा। और तब उन्होंने उनको निकाला। दिल्ली सल्तनत के बाद रजिया सुल्तान से भी लड़ाई हुई। उसके बाद बलबन जो थे, बलबन ने 4 बार मेवात पर हमला किया, 1247 में, 1252 में, 1259 में और फिर 1266-67 में जब वो सुल्तान बन गए। तो इन 4 हमलों में 3 लाख मेवाती शहीद हुए। लेकिन 3 लाख मेवाती शहीद हुए जी। 3 लाख मेवाती शहीद हुए। लेकिन यहाँ जो उल्लेखनीय बात वो ये है कि बलबन को भी 1 लाख सिपाहियों की बलि देनी पड़ी। तो अगर कोई एक अनट्रेंड भीड़ ही मैं कहूँगा कि कोई डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं थी, वो तो लोग तो इकट्ठे होते और लड़ाई करते, और उसकी डिसिप्लिन ट्रेंड आर्मी थी जिसके पास डिसिप्लिन था, उस वक्त का अच्छे हथियार भी रहे होंगे। तो उसके अगर 1 लाख आदमी मार दिए जाए तो 3 लाख 1 लाख के मुकाबले में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। 3 लाख की जितनी वैल्यू है वो उतनी, अगर सामरिक दृष्टि से उस चीज को देखा जाए तो एक बड़ा काम था। उसके बाद फिर तीसरा जो मामला बाबर से हुआ। बाबर से पहले पानीपत में लड़े इब्राहिम लोधी के साथ। उसके बाद ये तय हुआ कि बाबर को भगाना है। ये जो पानीपत में लड़ाई हुई बाबर की बीच में और दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोधी में, तो वहां भी मेवाती लड़ने गए थे। हाँ। जी वो मतलब ये दिल्ली के जो उस टाइम के वो थे कि जो बाबर से लड़ रहे थे उसके हक में लड़ने गए। जी। उस सेना की जो गठन है तो दिल्ली से गई थी, उसमें पठान, मेव और जाट, अच्छा, 3 आर्मी थे जो बाबर से लड़े थे। और हसन खां मेवाती का बाप उसमें मारा गया था, इब्राहिम लोधी के साथ थे वो, इब्राहिम लोधी के साथ। उसके बाद खानवा का जंग हुआ जिसमें महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी का जो चचा था महमूद लोधी और हसन खां मेवाती, तीनों वहां लड़े थे। और 1 मिनट में थोड़ा समझता हूँ। जो खानवा की लड़ाई हुई वो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई हुई खानवा नामक जगह पर, और राणा सांगा के साथ राजपूत सरदार थे और साथ में मेवात की फौज हसन खां मेवाती और उनके चाचा क्या नाम था? एक्चुअल में पानीपत के बाद जब बाबर ने ये तय कर लिया कि भाई हमें अब हिंदुस्तान में रहना। अच्छा। बाबर रहने के लिए नहीं आया था, वो तो ये आया था कि भाई इब्राहिम लोधी को हरा के और अपना किसी आदमी को वहां बिठाकर वापिस चले जाए। ये था शुरू में बाबर के दिमाग में। लेकिन जब वो उसने देखा कि भाई ये तो हरा भरा देश है और इतने पशु हैं, इतना धन है, यहाँ इतनी अच्छी फसलें होती है, तो उसने कहा हम इस पर राज करेंगे। तो उसके जो सरदार थे, जो सिपह सालार थे, उन्होंने कहा जी हम यहाँ की गर्मी में कैसे रहेंगे, हमें काबुल ले चलो। उसने कहा मैं पागल नहीं हूँ जो इतना धन धान्य और हरा भरा देश छोड़ के काबुल के पहाड़ों में सर पटकूंगा। मैं इस देश पर राज करूँ। अच्छा। तो राणा सांगा पहली प्लानिंग में शामिल थे कि आप आएंगे, लोधी को हराएंगे, वापिस चले जाएंगे। अच्छा। फिर आगरा में ले लूंगा और लोधी के भाई को दिल्ली पे बिठा दे। दौलत खान लोधी को दिल्ली मिल जाएगी। ये थे महमूद खान लोधी को दिल्ली देते। अच्छा, महमूद खान था उनका नाम। अच्छा। दौलत खान तो पंजाब का गवर्नर था। अच्छा। पहली टक्कर उसी से हुई थी और वो वहीं मारा गया। अच्छा। तो तब ये हुआ कि दोनों तरफ से लोगों को मिलाने की कोशिश हुई। हसन खां मेवाती, क्योंकि मेवात की जो स्टेट था अलवर से आगे तक था, वहां से मेवाड़ शुरू हो जाता था, इधर गुड़गांव से आगे दिल्ली शुरू हो जाता था, उधर आगरा शुरू, तो बीच में मेवात। तो अब मेवात को मिलाने की दोनों तरफ से कोशिश हुई। अच्छा। और बाबर ने उसके बेटा जो जेल में गिरफ्तार हो गया था। किसका बेटा गिरफ्तार हो गया था? हसन खां मेवाती का। हसन खां मेवाती का बेटा गिरफ्तार कर लिया बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई। क्या नाम था उनका? ताहिर खां। ताहिर खां। अच्छा। उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो हसन खां मेवाती ने उसे छुड़ाने के लिए अपना एक सिपह सालार भेजा, करमचंद जिसका नाम था, हिंदू था। अच्छा। खत्री था। अच्छा। उसको भेजा और वो 2-3 बार खतों का आदान प्रदान हुआ और यहाँ तक हुआ कि बाबर ने कहा भाई मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है, इस नाते हम कलमा गो भाई हैं, इसलिए आपको मेरा साथ देना चाहिए। तो हसन खां मेवाती ने उसको जवाब दिया कि ये बात ठीक है कि आप मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, हम दोनों भाई, लेकिन महाराणा सांगा मेरा खून का भाई। अच्छा, ये क्या? इसलिए मैं धर्म भाई का
साथ ना देकर रक्त भाई का साथ। अच्छा। तो इस पे बाबर को बहुत गुस्सा आया। बाबरनामा पढ़िए, उसमें लिखा है कि इस विधर्मी ने हमारी जो रॉयल स्टेटस था उसका अपमान किया है और सारे झगड़े की जड़ यही है, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। फिर उसकी मीटिंग जो हुई कैबिनेट की, उन्होंने ये तय किया कि ऐसा करो, इसके लड़के को छोड़ दीजिए से सम्मान, और ये लड़का उसको समझाएगा और वो इस एहसान के बदले हमारे साथ आ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उस लड़के को खिलत दी और उसको लेटर दिया और उससे कहा कि तुम अपने बाप को समझाओ जाकर, वो हमारे साथ रहे। उधर राणा सांगा अपनी तरफ खींच रहा था। इस तरह कई राजा थे। बाबर के साथ भी हिंदू राजा थे। अमरकोट का राणा था, एक भोपा सिंह था, उसका ये चौसा का राजा राजपूत था। अच्छा। वो दोनों बाबर के साथ। चौसा और अमरकोट के हिंदू राजा बाबर की ओर से लड़े। बाबर के अच्छा। साथ थे। और इधर हसन खां मेवाती, महमूद खां लोधी, और एक राजा था इसका नागौर का, अच्छा। वो भी मुसलमान था। वो तीनों राणा सांगा के साथ थे। और जब हसन खां मेवाती ने देखा कि उसका बेटा छोड़ दिया है, उस तक पहुंचा भी नहीं, तो उसने ऐलान कर दिया कि भाई महाराणा सांगा के साथ है, उनके साथ युद्ध करें। तो अब हम ये तो कहते हैं कि भाई एक दिन में 12,000 सिपाहियों के साथ हसन खां मेवाती शहीद हो गए खानवा में, लेकिन खानवा से पहले क्या हुआ उसको नहीं सोचते। जब उसको पता चला कि हसन खां मेवाती उन राणा सांगा के साथ चले गए, तो उन्होंने अपना एक जो सिपह सालार था, सेनापति मोहम्मद अली झंग, उससे कहा कि एक जितनी मजबूत एक सेना गठित हो सके उतनी एक टुकड़ी गठित करो और मेवात पर हमला करो और इतना कत्लेआम करो, अच्छा, कि उसके दबाव में आकर हसन खां मेवाती छोड़ के वापस आए। अच्छा। अब कितने लोग कत्ल हुए होंगे, उसने खुद ये लिखा है कि जो भी हमारे सामने आया, बच्चा बूढ़ा या औरत, उसको तलवार के घाट उतार दिया गया, गांवों को आग लगा दी गई। तकरीबन 100 गांवों को उन्होंने जला के राख कर दिया, फसलों को आग लगा दी गई और लाखों लोग उस जनसंहार में मारे गए। उसके बाद वो युद्ध हुआ। युद्ध में हसन खां मेवाती और 12,000 जो उसके सिपाही थे वो सब शहीद हुए। तो ये हुआ। फिर जो चौथा जो मेवात का जो बड़ा, आप कह सकते हैं कि मेवात की एक तरह से बर्बादी थी, ये तीनों बर्बादी यही हैं, वो 1857 जी 1857 में मेवात टुकड़ों में बटा हुआ था। अच्छा। अलवर में, भरतपुर में और गुड़गांव। तो अलवर भरतपुर में राजाओं ने दबा लिए। गुड़गांव में आप समझिए कि 1,10,400 की आबादी थी। और मेयों के गांव दिल्ली तक थे। जो ये पार्लियामेंट हाउस है, रायसीना हिल्स, हाँ, ये रायसीना मेयों का गांव, ये मेयो का गांव है रायसीना हिल्स। अच्छा। और जो ये जहाँ ये पार्लियामेंट हाउस है गोल वाला पुराना, यहाँ सबरन गांव था। वो सबरन। अच्छा। मालचा में मेयो और जाट दोनों रहते थे। अच्छा। कोटला में मेयो थे। जयसिंहपुरा एक गांव था, एक गांव मंगलापुरी थी। तो 21 गांव यहाँ से अंग्रेजों ने बाद में हटाए थे। तो वो जो 1,10,000 की आबादी थी गुड़गांव वाली पे, उसने अंग्रेजों से 7 युद्ध किए 1857। अच्छा जी। 4 युद्ध दिल्ली पर जब बादशाह का कब्जा था, क्रांतिकारियों का कब्जा था, तब किए। और 3 युद्ध उसके बाद हुए जब दिल्ली टूट गई थी। उसके बावजूद मेवात लड़ा। और नवंबर में 8 नवंबर को घासेड़ा में, 19 नवंबर को रूपड़ाका में और 29 नवंबर को महू में लड़ाइयाँ हुई। और उसमें कम से कम 10,000 आदमी शहीद थे। 10,000 लोग शहीद हुए। ये एक सदरुद्दीन मेयो का भी तो नाम आता है 1857 में। 1857 में महू की लड़ाई को उन्होंने, जो पहली लड़ाई थी, हाँ, जैसे ही 12 मई को क्रांतिकारियों ने गुड़गांव पर हमला किया तो मेयो उसमें शामिल हो गई। अच्छा। तो गुड़गांव में बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग जो अंग्रेजों की फौज में थे वो डिफेक्ट करके क्रांतिकारियों से मिल गए थे। तो 13 मई, 14 मई और 15, 3 दिन तक महू में युद्ध हुआ। सदरुद्दीन के कमान में मेवाती थे और अंग्रेज अफसर था मैक्सन। अच्छा। अंग्रेजों की फौज और वहाँ के स्थानीय खानजादे, खानजादे मेयो का ही एक गोत है,
खानजादा अब तो वो कहते हैं हम अलग कौम है, तो नूह में उनका वर्चस्व था और आसपास भी वो इंदौर में उनका था। वो अंग्रेजों के साथ, तो 3 दिन की लड़ाई में खानजादों का पूरा सफाया हो गया, उसे एक बूढ़ा बचा और एक 8 साल का बच्चा बचा, और अंग्रेजों का पूरा मैक्सन और वो सब वो मारेंगे। उसके बाद जब दिल्ली टूट गई और भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो फिर 29 फरवरी 1858 को अंग्रेज नूह में आए और उन्होंने कहा भाई युद्ध हो गया, अब दिल्ली, अब भारत पे हमारा कब्जा है, तो क्यों आपस में वो करें, हम भाई समझौता कर लेते हैं ना। बड़ा शानदार इतिहास बताया लगातार आपने, बिल्कुल पिछले 1000 साल तक निरंतर में वो दमन का, उत्पीड़न का, युद्धों का, लूटमार का सामना करते रहे और मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। तो मैं सर एक बात और जानना चाहता था, जो मेवात के लोग इतने संघर्षशील रहे और उसके बाद जैसे में आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई और फिर आखिर में आते आते मुल्क का विभाजन तक भी हुआ, तो उसमें उस मुल्क के विभाजन के दौरान इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी थी, दिल्ली के पास थे, पाकिस्तान जाने के दबाव भी थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी ताकतवर का उभरे थे। उन परिस्थितियों, वो क्या परिस्थितियां थी जब मेवों ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, वो भारत में ही रहेंगे? दरअसल मेव ना तो जिन्ना के साथ थे, हाँ, ना पाकिस्तान आंदोलन के साथ थे, गांधी के साथ थे। अच्छा। 1921 का व्यक्तिगत आंदोलन, जो जिसे गांधी जी का पहला आंदोलन कहा जाता है, उसी से मेव शामिल हो गए। अच्छा। फिर 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, मेवात पे पूरी मेवात में हड़ताल हुई, फिर भारत छोड़ो आंदोलन में मेवातियों ने गांधी जी का साथ दिया। इसके बावजूद जब बंटवारा हुआ तो तय तो ये हुआ था कि भाई जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, जैसे सिंध है, बलोचिस्तान है और फ्रंटियर है, वो पाकिस्तान में चले गए। बचते हैं जो मुस्लिम की ज़्यादा संख्या फिर पंजाब में और बंगाल में। वहाँ पंजाब और बंगाल के वो जिले जिनमें मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम की आबादी ज़्यादा, वो पाकिस्तान को दे दो, और जो जिनमें हिंदू आबादी ज़्यादा हो हिंदुस्तान को दे दो। उसके बाद ये फैसला हुआ कि भाई अगर कोई उधर जाना चाहे या उधर से इधर आना चाहे वो जा सकता है। इसलिए मेवात तो उसमें कहीं था ही नहीं, अलवर भरतपुर थे। लेकिन अलवर भरतपुर के राजाओं ने, क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, तो जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था वहां तो कांग्रेस के नाम से लड़ रहे थे, और जो स्टेट्स थे उनमें प्रजा परिषद और प्रजा मंडल के नाम से लड़। इसलिए अलवर में प्रजा परिषद के नाम से आंदोलन चल रहा था और भरतपुर में प्रजा मंडल के। तो दोनों महाराजा इस बात से नाराज थे। अच्छा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये थी कि लोग उंगलियां बहुत करते हैं। महाराज भरतपुर को ये समझा दिया गया कि अगर मेवात बीच में से निकल जाए तो फिर रोहतक से और भरतपुर तक जाट ही जाट हो जाए। अच्छा। और हम एक अलग स्टेट बनाए। अच्छा, हम रहते नहीं किसी के साथ। अच्छा। हाँ। ये उनके दिमाग में भर की महाराजा। उधर भरत उसके अलवर के राजा को ये भर दिया कि भाई दिल्ली तो राजपूतों की थी और अब मौका है हम दिल्ली को कब्जाने। बताओ। अच्छा। दिल्ली को कब्जाने के लिए मेवात का सफाया देंगे। इसलिए दोनों तरफ से मेवात का कत्लेआम शुरू हुआ। अच्छा। और लोगों को जबरदस्ती भगाया। 82,000 लोग 47 में मारे गए। 82,000 मेवाती मारे गए 1947 में जी को। और 2/3 आबादी अच्छा पाकिस्तान चली गई। 1/3 यहाँ है अब। अच्छा, 2/3 पाकिस्तान चली गई। अच्छा जी। मतलब जो हरियाणा, राजस्थान और यूपी का जो इकट्ठा मेवा, इसकी 2/3 आबादी उधर चली गई और 1/3 यहाँ। इसी तरह से 2/3 जमीन इनके हाथ से निकल गई, 1/3 इनके पास। तो ये भी एक बड़ी बर्बादी थी, 5वीं बर्बादी जिसे कहते हैं। मेवात जो पिछड़ा है, चाहे एजुकेशनली और सोशली, इकोनॉमिकली, वो इसलिए नहीं है कि उसमें लोगों की गलती है। हुआ ये है कि जो मेवात का प्रभावशाली ग्रुप था, वर्ग था, जैसे चौधरी थे, जेलदार थे या जागीरदार थे, वो उधर चले गए। जो पढ़े लिखे लोग थे वो 90% उधर चले। जो 10% यहाँ रह गए उन्होंने चौधर करनी शुरू कर दी। कोई राजनेता बन गया, कोई जिला परिषद का बन गया, कोई कुछ। तो इसलिए जो यहाँ
यहाँ जो रह गए तो यहाँ तो फिर जीरो से शुरुआत करना पड़ा। तब तक और जो पड़ोसी कास्टें थी, इधर अहीर थे, इधर जाट थे, वो आगे निकल गए। एक जनरेशन का गैप आ गया, और आज भी एक ही जनरेशन का गैप है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, उतना ही गैप। अच्छा, थोड़ा ये, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मेवात आए थे 47 के दंगों के बीच में, वो क्या घटना थी जी? गांधी जी ने क्या कहा उस टाइम पे मेवात में आकर? वो क्या परिस्थितियां थी जी? असल में जब कत्लेआम हो रहा था और किसी तरह से भी बात नहीं बन रही थी, और सारी मेवात, राजस्थान की भी और यूपी की भी, गुड़गांव के मेवात में आ गई, तो एक पॉपुलेशन का भार भी बढ़ा, दिक्कतें भी लोगों को आई। तो यहाँ मीटिंग हुई सीपीआई के ऑफिस में, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और वहाँ जो पीसी जोशी थे उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मेवात को और मेवाती कल्चर को अगर बचाना चाहते हो तो उसमें गांधी जी का बीच में आना जरूर। गांधी जी बीच में नहीं आया तो कोई नहीं बचा सकता। तब गांधी जी से लोग मिले, और वो एक लंबी कहानी है। कुल मिला के ये 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी घासेड़ा गए, और उन्होंने स्टेज पर चढ़ते ये कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, इसलिए उनको उनके घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। बापू गांधी जी ने कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, रीढ़ की हड्डी की तरह है। अच्छा, इसलिए उनको उनके घरों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, तो गांधी जी को भी मतलब पंच किया गया कि ये क्रिमिनल है ये। तो गांधी जी ने स्टेज से ये कहा कि अगर ये क्रिमिनल भी है तब भी इसका इलाज ये नहीं है कि इनको इनके घरों से निकाल दो। इलाज ये है कि इनका सुधार किया जाए, इनको एजुकेशन दिया जाए। तो पंजाब के जो प्रीमियम थे, गोपी चंद भार्गव प्रीमियर बोलते थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो गांधी जी ने उनको झिड़क दिया। आप चुप रहिए, और आपकी पंजाब सरकार और नेहरू की केंद्रीय सरकार बेवों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी। और इससे भी जो कट्टरपंथी तत्व थे या जो सांप्रदायिक लोग थे वो भड़क गए, और जो गांधी जी की हत्या हुई उसमें और कारणों के अलावा एक कारण ये भी था कि उन्होंने दिल्ली के पास रहने वाली बेवों को भारत में रोक दिया, जिसको वो मिनी पाकिस्तान कहते थे उस टाइम। अच्छा, बड़ा मतलब सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने कितना ज्यादा नुकसान किया। तो सर, एक अंतिम बातचीत की तरफ बढ़ते हैं आपसे कि था आज जो मेवात के लिए चुनौतियां हैं, आज मेवात का इलाका, वहाँ के लोग कैसे तरक्की करें, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस जमाने में, अब पहले तो कृषि पर आधारित था, स्टेट भी कृषि पर आधारित था, क्योंकि ज्यादा जो रिवेन्यू आता था वो कृषि से आता था। अब कृषि नुकसान का, एक तो नुकसान का वो बन गया साधन, और दूसरा ये है कि मेवात हालांकि एग्रीकल्चरल एरिया है लेकिन वहाँ पानी नहीं। पूरे हरियाणा में पानी है। हिसार में जमुना नदी का पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। मेवात से 30 किलोमीटर जमुना पड़ती है, लेकिन मेवात को पानी नहीं दिया गया। तो एक तो ये समस्या है कि खेती को पानी नहीं है। वर्षा अब बिल्कुल उसका कोई टाइम नहीं रहा है, कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती है। इस बार तो सूखा का ही वो भविष्यवाणी की हुई। दूसरी चुनौती एजुकेशन सबसे बड़ी, क्योंकि इस जमाने में ये एजुकेशन का और तकनीक का ज़माना है। इस ज़माने में जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं, मेरे ख्याल से वो जानवर से कम नहीं। आने वाले समय में अनपढ़ आदमी को मजदूरी भी नहीं मिलेगी। जिस तरह मशीनीकरण हो रहा है, जिस तरह लेबर भी स्किल्ड और अनस्किल्ड में बांटी जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि अनस्किल्ड को तो जगह ही नहीं रहेगी, सिर्फ स्किल्ड लेबर भी स्किल्ड रह जाए। इसलिए एजुकेशन का प्रचार प्रसार पूरी तरह से होना चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये लोगों का भी कर्तव्य है और सरकार का। तो आज आपने सुने सिद्दीकी अहमद मेव जी से मेवों का इतिहास, मेवात का इतिहास की बातें, और आप पूरी गहराई में जानने के लिए इनकी किताबें पढ़ें। और सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि वो किसी भी सांप्रदायिक जहर भरे प्रचार का हिस्सा ना बने।
आपको जो झूठ कई बार प्रचारित किया जाता है आप उसको कंफर्म करें, वेरीफाइड भी करें और किसी नफरत की मुहिम का हिस्सा ना बने। हम आगे भी सिद्दीकी अहमद मेव जी से बातचीत करते रहेंगे और एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें भारत की साझी विरासत, हिंदू मुस्लिम एकता के विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन करेंगे। आपने समय दिया सिद्दीकी अहमद मेव जी, आपका भी धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।